मैं तो हैरान हूँ कि तनवीर ने शीशा कैसे तोड़ दिया। बाहर आते ही जूलिया ने कहा, वो दरअसल हवा के दबाव का खेल था। पहले तो मैं भी बेहद हैरान हुआ था, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि एक मिशन के दौरान इमरान ने ऐसा ही किया था और फिर उसकी तफसील भी बताई थी, जो शायद तनवीर को याद रही थी। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तनवीर, तुमने कैसे शीशा तोड़ा था, कुछ बताओ तो सही। जूलिया ने बाहर आकर तनवीर से मुखातिब होकर कहा, वो एक मामूली सी बात थी। इमरान ने एक मिशन में ऐसा किया था और मैं उसकी शुब्दाबाजी पर हैरान हुआ था। और फिर जब इमरान ने तफसील बताई तो मुझे हैरत हुई कि इस कदर आसान सी बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन यह हुआ कैसे? इमरान ने क्या बताया था? ये तो वाकई शुब्दा है। तुम्हारा पहले तस्मा निकालना और फिर शीशे पर लकीर डालकर पीछे हट जाना, फिर शीशे में दरार पड़ जाना, ये सब आखिर कैसे हुआ? जूलिया ने कहा, यह हवा के दबाव का साइंसी खेल है। मैंने ये चेक करने के लिए कि हवा का दबाव बाहर से कमरे के अंदर की तरफ है या अंदर कमरे से बाहर की तरफ है, उसे चेक करने के लिए मैंने अंदर से बाहर की तरफ तस्मा इस्तेमाल किया। तस्मा चूंकि बाहर सीधा चला गया था, इसलिए ये बात तय हो गई कि कमरे के अंदर मौजूद हवा या गैस वगैरह मौजूद है और उसका दबाव अंदर से बाहर की तरफ है, वरना तस्मा कभी सीधा बाहर न जाता बल्कि वहीं घूम जाता। हवा का दबाव से किसी सूरत सीधा बाहर न जाने देता। जब ये बात सामने आ गई तो मैंने शीशे पर लकीर डाल दी और कालीन को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। इस तरह हवा का दबाव बढ़ गया और जहाँ लकीर डाली गई थी वहाँ चूंकि शीशे का नीचे का आखिरी सिरा था, इसलिए वो कमजोर हो गया था और फिर हवा का दबाव पड़ते ही वो टूट गया और उसमें ऊपर तक उस लकीर की सीध में दरार पड़ती चली गई और शीशा टूट गया। तनवीर ने तफसील बताते हुए कहा, हैरत है, बज़ाहिर तो ये वाकई जादूगरी ही लगती है। जूलिया ने कहा, हाँ, लगता ऐसा ही है। मुझे भी अचानक याद आ गया था, चुनांचे मैंने अमल कर डाला। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन था कि ऐसा होगा? जूलिया ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं 2 बार अपने तौर पर इसका तजुर्बा कर चुका हूँ। जब इमरान ने तफसील बताई थी तो मुझे यकीन न आया था, इसलिए मैंने अपने तौर पर 2 बार इसका तजुर्बा किया और तजुर्बा वाकई कामयाब रहा था। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, अब हमने क्या करना है? क्या अब एमिली हाउस चले? सफदर ने कहा, एमिली हाउस का भी पता चल गया है, इसके अलावा और हम जा भी कहाँ सकते हैं? तनवीर ने कहा, ठहरो, मैं भी मालूम करती हूँ कि एमिली हाउस की क्या पोजीशन है। जूलिया ने कहा और मुड़कर उस कमरे की तरफ बढ़ गई जिधर फोन मौजूद था। सफदर उसके पीछे था जबकि तनवीर वहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि वो अकेला जूलिया के साथ किसी कमरे में जाने से गुरेज किया करता था। इस फोन में मेमोरी है, उससे आखिरी नंबर चेक करो और फिर एक्सचेंज से मालूम करो कि ये नंबर कहाँ नस्ब है। जूलिया ने कहा तो सफदर ने अजबात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और उसने मेमोरी का बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे एक नंबर स्क्रीन पर आ गया तो सफदर चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। चीफ कमिश्नर ऑफिस से कमांडर रोनाल्ड बोल रहा हूँ। सफदर ने लहजे को रौबदार बनाते हुए कहा, यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से मुअत्तबाना लहजे में कहा गया, एक फोन नंबर चेक करे और मुझे बताए कि ये नंबर कहाँ नस्ब है और किसके नाम है, लेकिन ये सुन ले कि इट इज स्टेट सीक्रेट। इसे किसी सूरत भी किसी दूसरे पर ऊपर नहीं होना चाहिए। सफदर ने कहा, यस सर, मैं समझती हूँ सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो सफदर ने उसे नंबर बता दिया जिस पर क्राउन ने उससे बात की थी। होल्ड करे सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर फोन पर खामोशी तारी हो गई। सफदर समझ गया कि अब वो कंप्यूटर से सारी मालूमात हासिल करके बताएगी। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं जनाब? थोड़ी देर बाद ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। यस, सफदर ने कहा, नोट करें जनाब, ये नंबर स्टोजा रोड पर वाक़ कोठी नंबर 18 में नस्ब है, मिस्टर डेविड के नाम पर। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या आपने अच्छी तरह चेक किया है? सफदर ने कहा, यस सर, मैंने 2 बार कंफर्म किया है। दूसरी तरफ से कहा गया, अब दोबारा ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इट इज स्टेट सीक्रेट। सफदर ने कहा, नहीं सर, मैं समझती हूँ सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो सफदर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये तो नया एड्रेस बता दिया इसने। तुम तो कह रहे थे कि उस आदमी ने एमिली हाउस बताया था। जूलिया ने कहा, जो लाउडर ऑन होने की वजह से साथ खड़ी सब बातें सुन रही थी। ये चीफ क्राउन उस कोठी में रहता होगा जबकि एमिली हाउस में उसके मातहत रहते होंगे। सफदर ने कहा तो जूलिया ने अजबात में सर हिला दिया और फिर बाहर आकर सफदर ने तनवीर को सब कुछ बता दिया। पहले उस कोठी को चेक किया जाए ताकि अगर उनका चिप हाथ लग जाए तो आसानी हो जाएगी। तनवीर ने कहा तो सफदर ने अजबात में सर हिला दिया। स्टारिया के शहर लास्ट के बस टर्मिनल से बाहर आने के बाद इमरान और उसके साथी पैदल चलते हुए करीबी एक खासे बड़े से होटल की तरफ बढ़ने लगे। बस टर्मिनल के अतराफ में ऐसे कई छोटे बड़े होटल मौजूद थे जहां काफी गहमा गहमी नजर आ रही थी। मिस्टर माइकल, हमें किस होटल में जाना चाहिए?
कैप्टन शकील ने कहा, यहाँ इंतहाई सख्त चेकिंग हो रही होगी, इसलिए सब काम नॉर्मल अंदाज में करने होंगे ताकि शुबा न पड़ सके, और असल नाम और अपनी जुबान का भी कोई लफ्ज हमारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। इमरान ने जवाब दिया और कैप्टन शकील और सालेहा दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। और थोड़ी देर बाद वो एक होटल में पहुंच गए। ये होटल दरमियानी दर्जे का था और यहाँ मकामी अफराद से ज्यादा गैर मुल्की मौजूद थे। उन्हें 3 कमरे आसानी से मिल गए और फिर वो सब अपने अपने कमरे का चक्कर लगाकर इमरान के कमरे में पहुंच गए। इमरान ने यहाँ आते ही जेब से एक जदीद किस्म का गायकर निकालकर कमरे को अच्छी तरह चेक कर लिया था कि यहाँ कोई डिक्टाफोन या चेकिंग डिवाइस तो मौजूद नहीं है। अपने साथियों के आने पर उसने होटल सर्विस को फोन करके सबके लिए हॉट कॉफी मंगवा ली और थोड़ी देर बाद वो तीनों हॉट कॉफी पीने में मसरूफ थे। मिस्टर माइकल, अगर आप इजाजत दे तो ये काम मैं कर आऊं, कैप्टन शकील ने कहा। इस वक्त हम आतिश फिशा के दहाने पर मौजूद है। इस पूरे इलाके में हमारी जबरदस्त तलाश जारी होगी, इसलिए हमने हर कदम भोंक भोंक कर रखना है। अगर उन्हें हम पर मामूली सा शुबा भी पड़ गया तो हमें आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा और हम यही इस्तारिया में ही फंस कर रह जाएंगे। इमरान ने कहा, मिस्टर माइकल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अचानक खामोश बैठी हुई सालेहा ने कहा। कमाल है, अब ख्वातीन भी ये कहने लग गई है कि उन्हें समझ नहीं आई, हालांकि पहले तो उनका दावा था कि दुनिया का हर मसला सिर्फ उन्हें ही समझ आता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सालेहा बेख्तर हंस पड़ी। मैं जो बात पूछ रही हूँ वो खासी अहम है, सालेहा ने हंसते हुए कहा। क्या बात है? इमरान ने चौंक कर कहा। आप यहाँ इस्टारिया में सार्च के यहाँ मौजूद ग्रुप को खत्म करना चाहते थे कि वो सैटेलाइट से हमारी चेकिंग न कर सके, लेकिन अब जबकि आपने खुद बताया है कि मेकअप में शीशे की मखसूस मिकदार शामिल होने से वो चेकिंग न कर सकेंगे, तो अब यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? हमारा असल मिशन यहाँ इस्टारिया में तो नहीं है, हमें तो अतालिया जाना है, सालेहा ने कहा। तो इमरान मुस्कुरा दिया। तुम्हें मेरी पूरी बात याद नहीं रही। यहाँ इस्टारिया में रोनाल्डो से हमने ये कंफर्म करना है कि क्या वाकई अतालिया के इलाके मिराना में सार्च का हेडक्वार्टर मौजूद भी है या वहाँ भी उन्होंने डॉजिंग हेडक्वार्टर बना रखा है, इमरान ने कहा। तो सालेहा के चेहरे पर कदरे शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। हाँ, वाकई ये बात आपने की थी। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ, लेकिन क्या हमने यहाँ बैठे रहना है या कहीं जाकर काम भी करना है? सालेहा ने शायद शर्मिंदगी मिटाने के लिए लंबी बात कर दी थी। हमने हॉट कॉफी पी ली है, अब हम यहाँ के बाजारों की रौनक देखने निकलेंगे, आओ, इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही कैप्टन शकील और सालेहा भी उठकर खड़े हो गए। अपना जरूरी सामान उठा लो, हो सकता है कि हम वापस ना आ सके, इमरान ने कहा। सामान है ही क्या, जो कुछ है हमारे पास है, कैप्टन शकील ने कहा। और सालेहा ने भी इस बात में सर हिलाकर कैप्टन शकील की बात की तायद कर दी। तो इमरान बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो तीनों फुटपाथ पर चलने वाले अफराद में शामिल होकर आगे बढ़े चले जा रहे थे। इमरान थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक साइड सड़क पर मुड़ गया। उस सड़क के किनारे एक काफी बड़ा बोर्ड मौजूद था, जिस पर फलाजी क्लब का नाम बड़े बड़े हुरूफ में लिखा हुआ था और नीचे तीर का निशान मौजूद था जो सड़क की तरफ इशारा कर रहा था। कैप्टन शकील और सालेहा समझ गए कि इमरान उस क्लब में जा रहा है। साइड रोड पर कुछ आगे बढ़ते ही एक 2 मंजिला शानदार इमारत आ गई, जिसके बाहर फलाजी क्लब का जहाजी साइज का बोर्ड मौजूद था। क्लब की साइड में वसी पार्किंग थी, जिसमें रंग बिरंगी कारें खासी तादाद में मौजूद थी। क्लब के मेन गेट के बाहर 2 बावर्दी दरबान बड़े मुस्तैदाना अंदाज में मौजूद थे। अलबत्ता इमरान और उसके साथियों ने ये देख लिया था कि क्लब में आने जाने वाले उम्रा या आला और मुतवस्सित तबके के अफराद थे। उनमें एक भी ऐसा आदमी न था जिसे अंडरवर्ल्ड का आदमी कहा जा सकता हो। मिस्टर माइकल, यहाँ के लोगों को तो शायद इस खुफिया क्लब के बारे में मालूम ना हो, कैप्टन शकील ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इस क्लब के बोर्ड पर गुलाब के फूल की तस्वीर बनी हुई है और इस फूल की सिर्फ 2 पत्तियां हैं, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा, इस फूल को पूरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड का स्लोगन समझा जाता है। इसे अंडर रोज कहा जाता है। यकीनन ऊपर ये उम्रा का क्लब होगा, लेकिन अंडरग्राउंड यहाँ और भी बहुत से काम होते होंगे, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। ऐसी सूरत में उन्हें इस फूल की तस्वीर बोर्ड पर नहीं देना चाहिए थी, कैप्टन शकील ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। इस बारे में सिर्फ खास लोगों को इल्म है, बहरहाल देखो, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो तीनों मेन गेट पर पहुंच गए। दरबार ने सर झुकाते हुए मुअद्दिबाना अंदाज में गेट खोल दिया तो इमरान और उसके साथी अंदर दाखिल हो गए। हॉल खासा वसी था और वहाँ मौजूद अफराद की तादाद भी खासी थी, लेकिन वहाँ का माहौल बेहद शरीफाना था। सरगोशियों में बातें हो रही थी। एक तरफ खासा वसी काउंटर था जिस पर 4 लड़कियां मौजूद थी, जिनमें से 3 सर्विस देने में मसरूफ थी, जबकि एक लड़की स्टूल पर बैठी हुई थी। सामने काउंटर पर
सुर्ख रंग का फोन सेट पड़ा हुआ था और वो लड़की रिसीवर कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ थी। इमरान अपने साथियों के साथ काउंटर पर जाकर उस फोन सुनने वाली लड़की के सामने रुक गया तो लड़की ने ओके कहकर रिसीवर क्रिडल पर रखा और फिर इमरान और उसके साथियों की तरफ मुतवज्जे हो गई। यस, उस लड़की ने खाली सतन कारोबारी लहजे में कहा, क्या यहाँ स्पेशल रूम्स हैं? इमरान ने कहा तो साथ खड़े कैप्टन शकील और सालिया दोनों चौंक पड़े। उनके तस्वुर में भी न था कि इमरान स्पेशल रूम्स के बारे में पूछेगा। यस सर, कितने रूम्स चाहिए आपको? लड़की ने सालिया को गौर से देखते हुए कहा, सिर्फ एक, क्योंकि मैंने किसी से मुलाकात करनी है जबकि मेरे साथी इस दौरान हॉल में रहेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ अच्छा, 1 घंटे के $100 हैं। लड़की ने कहा और उसके साथ ही उसने काउंटर की दराज से एक सुर्ख रंग का कार्ड निकालकर काउंटर पर रख दिया। इमरान ने $100 का नोट जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने कार्ड पर इंद्रजात किए और फिर दस्तखत करके उसने कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। रूम नंबर 11, उधर बाएं हाथ पर राहदारी जाती है स्पेशल रूम्स की तरफ। उस लड़की ने कहा, ओके शुक्रिया। इमरान ने कहा, आप हॉल में बैठे। इमरान ने मुड़कर कैप्टन शकील और सालिया से कहा और खुद वो उस राहदारी की तरफ बढ़ गया जिसकी तरफ काउंटर गर्ल ने इशारा किया था। राहदारी के आखिर में सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक काफी बड़ा हॉल था जिसमें 2 कतारों की सूरत में स्पेशल रूम्स बने हुए थे। वहां उद्दड़ उमर वेटर्स तेजी से आ जा रहे थे। उन वेटर्स को देखकर इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। वो आगे बढ़ा तो एक उद्दड़ उमर वेटर जिसके सीने पर सुपरवाइजर का बैज लगा हुआ था आगे बढ़ा। कार्ड सर, वेटर ने इंतहा मुअद्दबाना लहजे में कहा तो इमरान ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। यस सर, लेकिन आपके पार्टनर कहाँ है? वेटर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सोबर्स है सर। उद्दड़ उमर वेटर ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, अपने लिए जो शराब चाहो ले आओ और मेरे लिए एक हॉट कॉफी। इमरान ने कहा, और घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे चंद मालूमात हासिल करनी है जिनका तुम्हें बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, किस किस्म की मालूमात सर? सोबर्स ने इंतहा हैरत भरे लहजे में कहा। शायद उसकी तवील पेशावराना जिंदगी में इमरान पहला आदमी था जिसने उसे इस किस्म की ऑफर की थी। आम क्लबों के बारे में मालूमात, मेरा ताल्लुक अतालिया से है और हम वहाँ क्लब बनाना चाहते हैं। इमरान ने कहा, ओ अच्छा ठीक है, आइए मैं आपको स्पेशल रूम में छोड़ आऊं। सोबर्स ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर वो कार्ड के मुताबिक एक कमरे में इमरान को छोड़कर वापस चला गया। इमरान कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सोबर्स वापस आया तो उसने अपने लिए कीमती शराब की एक बोतल और इमरान के लिए हॉट कॉफी के बर्तन एक ट्रे में उठाए हुए थे। उसने शराब की बोतल मेज पर रखी और फिर कॉफी के बर्तन इमरान के सामने रखकर उसने ट्रे एक तरफ रखी और मुड़कर दरवाजा बंद करके उसने साइड पर मौजूद स्विच बोर्ड पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। इमरान ये सारा सिस्टम जानता था। उसे मालूम था कि इस बटन के प्रेस होते ही अब ये कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ होने वाली बातचीत किसी सूरत में बाहर से सुनी नहीं जा सकती। वेटर सोबर्स ने बोतल खोली और फिर बोतल को मुंह से लगाकर उसने एक लंबा घूंट लिया और बोतल मेज पर रख दी। जी साहब, अब बताए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? सोबर्स ने कहा, तुम्हें कितना अरसा हुआ ये काम करते हुए? इमरान ने कॉफी का घूंट लेकर कहा, 25 साल हो गए हैं जनाब। सोबर्स ने जवाब दिया। तुम इस शहर के रहने वाले हो या कहीं बाहर से आए हो? इमरान ने पूछा। जी मेरे आबा व अजदाद यहीं के रहने वाले हैं, सोबर्स ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने बोतल उठाकर मुंह से लगा ली और फिर एक लंबा घूंट लेकर उसने बोतल वापस मेज पर रख दी और जेब से रुमाल निकालकर उसने अपना मुंह साफ किया। इमरान ने जेब से एक बड़ी मालियत का नोट निकाला और उसे अपने सामने रख लिया। सोबर्स की आंखों में नोट देखकर चमक उभर आई। देखो सोबर्स, हम अतालिया में एक खुफिया क्लब कायम करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है। यहाँ एक खुफिया क्लब है जिसका नाम रोनाल्डो है। हम उस क्लब का निजाम देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, लेकिन हमें उस क्लब के बारे में मालूमात नहीं है। अगर तुम इस बारे में कुछ जानते हो तो बता दो। ये नोट तुम्हारा होगा, लेकिन ये सुन लो कि धोखा देने की कोशिश ना करना, वरना अगर हम नोट दे सकते हैं तो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जान भी ले सकते हैं। इमरान ने कहा तो सोबर्स बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे का रंग यकलक जर्द पड़ गया था। आप कौन हैं? आप क्यों ये पूछ रहे हैं? सोबर्स की हालत यकलक खराब हो गई थी। तो तुम्हें इस बारे में मालूम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने बड़ी मालियत का नोट सोबर्स की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन वो तो मुझे मार देंगे। मैंने वहां 2 साल तक काम किया है। मैंने उन्हें हलफ दिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सोबर्स ने नोट ले लेने के बावजूद कांपते हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हें हलफ देता हूँ
कि ना तुम्हारा नाम सामने आएगा और ना ही हम उस क्लब को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम तो इस अंदाज का क्लब अतालिया में चलाना चाहते हैं, इसलिए बेफिक्र रहो और सब कुछ बता दो। इमरान ने बड़े नर्म लहजे में कहा तो सोबर्स का रंग बहाल होने लग गया और उसने नोट जेब में डाल लिया। ये क्लब लियोनार्ड रोड पर है। लियोनार्ड रोड पर एक बहुत बड़ा सीड फार्म है। उस सीड फार्म के नीचे ये क्लब है। उसका रास्ता उस सीड फार्म से नहीं बल्कि सीड फार्म से एक इमारत छोड़कर दूसरी इमारत में एक क्लब कायम है जिसका नाम लियोनार्ड क्लब है। उस क्लब से रास्ता जाता है, लेकिन उस रास्ते का इल्म सिर्फ खास लोगों को है और वही लोग जा सकते हैं। सोबर्स ने कहा, क्यों, इस कदर खुफिया क्लब में क्या होता है? इमरान ने पूछा। वहाँ दुनिया भर के ऐसे लोग आते हैं जो बहुत बड़े मुजरिम होते हैं। वो हिदायत और नए अहकामात लेने आते हैं। वहाँ बाकायदा जदीद मशीनरी है जिसके जरिए पूरी दुनिया के ग्रुप्स और तंजीमों से राब्ते किए जाते हैं। सोबर्स ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या इस क्लब का ताल्लुक किसी बैनुल अक़वामी तंजीम से है? इमरान ने पूछा। मैं भी पहले यही समझता रहा था, लेकिन फिर एक रोज वहाँ आने वाले दो आदमियों के दरमियान बातें सुनी तो मुझे मालूम हुआ कि उस बैनुल अक़वामी तंजीम के इस जैसे 4 और अड्डे हैं, लेकिन यह हेडक्वार्टर नहीं है बल्कि चीप नंबर 3 का अड्डा है। सोबर्स ने कहा। कौन है चीप नंबर 3? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई चीप नजर नहीं आया। शायद वो खुफिया रहता होगा और किसी खुफिया रास्ते से आता जाता होगा। सोबर्स ने जवाब दिया। कौन सी तंजीम है, कोई नाम? इमरान ने कहा। मैंने सुना था कि सार्ज नाम की कोई तंजीम है, यहूदियों की। सोबर्स ने सरकुशियाना अंदाज में कहा। अंदर जाने का कोई खास इंतजाम है? आखिर तुम और दूसरे लोग भी तो आते जाते रहते होंगे। इमरान ने कहा। हम सबको कार्ड मिले हुए थे, जब वहाँ मशीन में डालते थे तो दीवार खुल जाती थी और हम अंदर चले जाते थे। वापसी भी उसी तरह होती थी, अलबत्ता दूसरा रास्ता अलग था। बाकी लोग दूसरे रास्ते से आते थे। वहाँ क्या इंतजाम होते थे मुझे मालूम नहीं, बहरहाल चेकिंग जरूर होती थी। वहाँ मशीनें लगी हुई थी। सोबर्स ने जवाब दिया और फिर मेज पर मौजूद शराब की बोतल उठाकर उसने मुंह से लगा ली। तुमने वहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी? वहाँ तो भारी मुआवजा मिलता होगा। इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन वहाँ का एक वेटर मेरा दुश्मन बन गया था। उसकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी, इसलिए मैंने जान के खौफ से नौकरी छोड़ दी और हलफ दिया कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तो मुझे इजाजत मिल गई, वरना शायद वो मुझे मार डालते। सोबर्स ने जवाब देते हुए कहा। क्या लियोनार्ड क्लब से कोई सुरंग उस क्लब तक जाती है? इमरान ने कहा। एक तवील राहदारी है, उसमें से गुजरकर जाना पड़ता है। सोबर्स ने कहा और फिर इमरान ने उससे मुख्तलिफ सवालात करके अपनी मर्जी की तमाम तफसीलात मालूम कर ली। ओके, अब ये सब कुछ भूल जाओ। इमरान ने उठते हुए कहा। थैंक यू सर। आपने अपना नाम नहीं बताया सर। सोबर्स ने कहा। वो भी उठकर खड़ा हो गया था। मेरा नाम माइकल है। इमरान ने कहा तो सोबर्स ने स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन एक बार फिर प्रेस करके दरवाजा खोल दिया तो इमरान बाहर आया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉल में पहुंच गया। हॉल में कैप्टन शकील और सालेहा दोनों मौजूद थे। इमरान ने हाथ लहराकर उन्हें आने का इशारा किया और फिर खुद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक पार्क के कोने में बैठे हुए थे। इमरान ने सोबर्स से मालूम होने वाली तमाम तफसील दोहरा दी। तो अब आपका क्या प्रोग्राम है? कैप्टन शकील ने कहा। इस जीप 3 को ट्रेस करना है, उससे ही हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल होंगी। इमरान ने कहा। ठीक है, तो फिर चले उस लियोनार्ड क्लब में। कैप्टन शकील ने कहा। जो कुछ उस वेटर सोबर्स ने बताया है उसके मुताबिक तो वहाँ खासी रुकावटें मौजूद है, लेकिन वहाँ गए बगैर हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी न मिलेगा। इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्या यह जरूरी है कि हम उसी रास्ते से जाएं जिस रास्ते से दूसरे लोग जाते हैं? बकौल आपके उस वेटर ने कहा है कि चीप खुद किसी और रास्ते से आता जाता है, उस रास्ते को क्यों न तलाश किया जाए? सालेहा ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन सोबर्स उस रास्ते से वाकिफ न था और उसे तलाश करना खासा देर तलब काम है। इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या आप तलाश कर लेंगे? कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। तलाश करने से क्या नहीं मिल जाता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका क्या ख्याल है, कितना वक्त लग जाएगा? सालेहा ने कहा। ट्रेस होने को तो 10 मिनट में ट्रेस हो जाए और ना हो तो 1 हफ्ता भी लग सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। हमारी इंतहाई सख्ती से तलाश हो रही है, इसलिए हमें फौरी ये काम निपटाकर आगे बढ़ना है। कैप्टन शकील ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं। इस बार सालेहा ने उसकी तायद करते हुए कहा। तो फिर चलो, असला हमारी जेबों में मौजूद है और लियोनार्ड क्लब इसी शहर में है। इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया और उसके उठते ही कैप्टन शकील और सालेहा भी उठकर खड़े हो गए। ऑफिस के अंदाज में सजे हुए एक कमरे में मेज के पीछे ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर जिस पर सिया रंग कवर चढ़ा हुआ था, पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसने सर के बाल पीछे की तरफ किए हुए थे, चेहरा बड़ा और आंखें सूजी हुई सी लग रही थी। चेहरे पर सख्ती और सफाकी के तासुरात
जैसे मुंजमद हुए नजर आ रहे थे। जिस्मानी तौर पर वो खासा लहीम शहीम आदमी था, लेकिन उसके बैठने और हरकत करने के अंदाज से साफ महसूस हो रहा था कि वो खासा चुस्त और मुस्तैद आदमी है। चेहरे पर जख्मों के मुंदमिल शुदा कई निशानात थे और उसके चेहरे की मखसूस साख बता रही थी कि वो मुश्तिल मिजाज और महदूद सोच का मालिक है। उसके सामने एक फाइल मौजूद थी और वो उस फाइल के सफ़ात बार बार पलटकर उन्हें इस तरह देख रहा था जैसे किसी मखसूस सफ़े का इंतखाब ना कर पा रहा हो। फाइल 6 पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में थी। उनकी मखसूस रेस से हासिल की गई तस्वीरें भी थी। उनके कदो कामत के बारे में भी तफसीलात मौजूद थी। उनमें से 2 औरतें और 4 मर्द थे। ये 3 अफराद आखिर कहाँ गायब हो गए? उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा ही था कि मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी तो उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। यस, उसने हलक के बल बोलते हुए कहा। चीफ, एमिली हाउस से कॉल है। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। लहजा बेहद मौतेबाना था। ओ, बात कराओ जल्दी। चीफ ने एक बार फिर हलक के बल बोलते हुए कहा। शायद ये उसके बोलने का मखसूस अंदाज था। हेलो चीफ, मैं एमिली हाउस से क्राउन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। लहजा मौतेबाना था। यस, क्या रिपोर्ट है? चीफ ने उसी तरह हलक के बल बोलते हुए कहा। चीफ, सैटेलाइट ने तो निशानदेही नहीं की, लेकिन एक ग्रुप पर हमें शक पड़ गया है। क्राउन ने कहा तो चीफ चौंक पड़ा। किस पर और क्या? चीफ ने पूछा। चीफ, एक औरत और 2 मर्दों का ग्रुप है। उनके चेहरे तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके कदो कामत हमारी रिपोर्ट के मुताबिक हैं। उन्हें फलाजी क्लब में मार्क किया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों मार्क किया गया है, ये बात बताओ। असल अहमियत इसकी है, चीफ ने चीख कर कहा। वहाँ एक अजीब हरकत हुई है। उनमें से एक आदमी अकेला स्पेशल रूम में गया, जबकि उसके साथी एक औरत और एक मर्द हॉल में बैठे रहे। जो स्पेशल रूम में गया, वहाँ उसने एक उद्धड़ उम्र वेटर सोबर से स्पेशल रूम में काफी देर तक मुलाकात की और उसके बाद वो वहाँ से निकलकर क्लब से बाहर चला गया। उसके साथी भी जो हॉल में मौजूद थे, वो भी उठकर उसके पीछे बाहर आ गए। मैंने क्लब में अपने एक आदमी से कहा कि वो उस वेटर सोबर से पूछ-गुछ करे, जबकि मेरे दूसरे आदमी उनकी निगरानी कर रहे थे। ये तीनों क्लब से निकलकर करबी पार्क के एक दूर दराज कोने में जाकर बैठ गए हैं और इस वक्त तक वहीं मौजूद हैं। उनकी पोजीशन बता रही है कि जिस आदमी ने स्पेशल रूम में वेटर सोबर से मुलाकात की है, वो अपने साथियों को उसके बारे में तफसील बता रहा है, क्योंकि हम उन्हें चेक कर रहे हैं। वही आदमी जिसने मुलाकात की है मुसलसल बोल रहा है और बाकी दोनों खामोश बैठे सुन रहे हैं। क्राउड ने तफसील बताते हुए कहा। मजीद क्या रिपोर्ट है? चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा।